नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइनेंस से संबंधित। डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 का एक टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा इससे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित। तीसरा इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, 25 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुए, क्या मायने हैं, कैसे रिलेशनशिप इवॉल्व हुई इंडिया और फ्रांस के बीच पिछले 25 सालों में, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। अब एक क्वेश्चन है, आगे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एथिक्स का एक क्वेश्चन है। बेस्ट एथिकल एक्शन इन वंस पब्लिक लाइफ इज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? मतलब अगर कोई नागरिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो मतलब उसके एक्शंस एथिकल हैं, मतलब वो इस प्रकार से ये शो कर रहा है कि मैं एथिकल पर्सन हूं। क्या आप इससे एग्री करते हो? देखो, यस में आप ये बोलोगे, बहुत सारी चीजों के लिए सरकार ने ना कानून बना रखे हैं, जैसे आपको इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना। अगर कोई सिटीजन इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाता है, अपने टैक्स टाइम पे देता है, सब कुछ हर एक चीज के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करता है, तो आप बताइए सब कुछ आइडियल चलेगा, पूरी साफ सफाई रहेगी, सरकार के पास इतना पैसा टैक्स के रूप में आएगा, सरकार डेवलपमेंट क्लास केगी, तो कितना सब कुछ बढ़िया होगा। तो ऐसा करके सिटीजन शो कर सकता है कि मैं एथिकल हूं, अगर वो सारे काम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह करता है। लेकिन देखो, अब नो में आप बोलोगे बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो लीगल होते हैं फिर भी एथिकल नहीं हैं। जैसे कि नाजी लोगों ने जो किया, इतने सारे जूस को मारा, काइंड ऑफ वो लीगल चीजें थी एक प्रकार से, मतलब वो कानून परमिट कर रहा था उन लोगों को जूस को मारने के लिए, लेकिन क्या वो एथिकल था? नहीं, टोटली अनएथिकल था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो लॉ के अगेंस्ट थी, लेकिन वो एथिकल थी। तो दोनों पक्ष में आप पॉइंट्स लिखोगे, यस में भी और नो में भी, बैलेंस एस्टैब्लिश करोगे कंक्लूजन में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम कंटेक्स्ट की बात करें, बेसिक्स की बात कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, माइक्रो फाइनेंस का क्या मतलब है? माइक्रो फाइनेंस वर्ड आपने सुना होगा, क्या मतलब है इसका? देखो, आसान भाषा में बात करें, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो और फाइनेंस, माइक्रो प्लस फाइनेंस। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं? जैसे देखो, आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हो, मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया किसी बैंक में, वो फाइनेंशियल सर्विसेज है। इसके अलावा बैंक ने आपको क्रेडिट दिया, ये फाइनेंशियल सर्विस है। आपने इंश्योरेंस करवाया किसी इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी फाइनेंशियल सर्विस है। पेंशन संबंधित सर्विस है, ये भी फाइनेंशियल सर्विस है। समझ गए? ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। बट देखो, जब आप ये सब सर्विसेज समाज के थोड़े वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड करते हो, तो वो हो जाती है माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अब देखो, उसके पास एक डेफिनेट इनकम नहीं है कि हर महीने के अंत में इतनी सैलरी आएगी, कभी काम मिला कभी नहीं भी मिला। और अगर उसे क्रेडिट चाहिए, उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, कोलेटरल के रूप में कुछ नहीं है कि हाँ ये देके मैं लोन ले सकूं। इंश्योरेंस सर्विस उसको चाहिए, वो ज्यादा प्रीमियम नहीं दे सकता। वो बैंक अकाउंट ओपन करने जाता है तो बैंक की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर सकता कि जैसे हाँ 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, ये ट्रांजैक्शनल चार्ज लगेगा जब आप कोई बैंक में ट्रांजैक्शन करोगे। तो समाज के वीकर सेक्शंस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, वो होता है माइक्रो फाइनेंस। अब समझ गए आप? माइक्रो फाइनेंस में सर्विसेज इस प्रकार से होंगी, ध्यान में रखा जाएगा कि सामने वाला पर्सन थोड़ा इकोनॉमिकली वीक है, इसलिए उसे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है, मतलब इतना तो डिपॉजिट आपको रखना ही पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 1,000 या फिर 5,000। इंश्योरेंस अगर वो पर्सन करवाएगा तो उससे प्रीमियम बहुत कम लिया जाएगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इस टाइप का। तो ये हमने समझ लिया माइक्रो फाइनेंस का बेसिक। अब जानते हैं कंटेक्स्ट क्या है। आरबीआई ने ना हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की, 26th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो लोन दिया जा रहा है ना इकोनॉमिकली वीकर लोगों को, वो लोन तो काफी तेजी से बढ़ा है। लेकिन देखो, चिंता की बात यह है
कि माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट जो दिया जा रहा है इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस को, उसमें बैड लोन में जो लोन कन्वर्ट हुआ है ना, वो भी बड़ा है। मार्च 2022 में जितना माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट जाता था इकोनॉमिकली वीकर लोगों को, उसमें से 12% बैड लोन हो जाता था। मतलब बैड लोन का जो आंकड़ा था 12% था मार्च 2022 में। सितंबर में ये बढ़ के 14% हो गया है। बैड लोन मतलब वो लोन जो वापस नहीं आता। जैसे कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ABC, इसने X पर्सन को लोन दिया बिना किसी कोलेटरल के। अब 90 दिन हो गए, कोई पेमेंट नहीं आई, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई X की तरफ से ABC कंपनी को, तो मतलब वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया, इस टाइप में। इसके बाद हम माइक्रो फाइनेंस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये माइक्रो फाइनेंस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे देखो माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो सेविंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले देखिए माइक्रो क्रेडिट क्या होता है। जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे लोगों को लोन देना जिनके पास अभी लगातार कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई वेंडर है, जैसे रेडी वगैरह लगाते हैं ना, ऐसे वर्कर्स हैं, उनकी कोई वेरीफिएबल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। मतलब जैसे आप लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले आपसे पिछले 2-3 साल की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, ITR मांगते हैं, आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किया है। अब ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो तो ITR फाइल नहीं करते, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते, कैश में खेलते हैं, तो ऐसे लोगों को यूजली लोन नहीं मिलेगा आसानी से। तो उन लोगों को लोन देना वो होता है माइक्रो क्रेडिट। अब ये जो माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है ना, काफ़ी सारे चैनल्स के थ्रू दिया जाता है, जैसे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स तो यही, जैसे HDFC, SBI, ये अपने बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के थ्रू माइक्रो क्रेडिट देते हैं। रीजनल रूरल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरे नंबर पे है माइक्रो इंश्योरेंस। दिक्कत देखो यहीं पर भी सेम है। अब जो इकोनॉमिकली वीक लोग होते हैं वो ज़्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं दे पाते कि हाँ भाई 1000 रुपये हर महीना देंगे या फिर 2000 रुपये हर महीना देंगे। ये तो बहुत कम इंश्योरेंस का प्रीमियम दे पाते हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, इस टाइप में। तो जब ऐसे लोगों को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो है माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस में हर तरह की इंश्योरेंस सर्विस आ जाती है, जैसे जो फसल उगाई है उसके डैमेज को कवर करना, लाइव स्टॉक यानी पशुओं का इंश्योरेंस करवाना। नेक्स्ट है माइक्रो सेविंग। माइक्रो सेविंग मतलब इकोनॉमिकली वीक लोग जिनके लो इनकम है, जिनकी सेविंग कम होती है, इनको सेविंग अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने छोटे छोटे डिपॉजिट को 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ऐसे छोटे छोटे डिपॉजिट बैंक में जमा करवा सकें और बिना किसी सर्विस चार्ज के। अब लास्ट में है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। देखो वो इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में, कुछ बड़ी कुछ छोटी, लीगल फॉर्म भी अलग अलग होती हैं। जैसे देखो पिछले ही स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, रीजनल रूरल बैंक, NBFC, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब अलग अलग फॉर्म में माइक्रो क्रेडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब स्टेटस क्या है माइक्रो फाइनेंस का? नाबार्ड के अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है ये कवर करता है 14.2 करोड़ फैमिलीज को थ्रू 119 लाख SHGs। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें देखो कंसेप्ट ये होता है, मान लीजिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें 6 से लेके 8 के बीच में महिलाएं हैं जो सिमिलर इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं, फॉर एग्जांपल कपड़ों की सिलाई। अब इंडिविजुअली उनको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसे लोन दे देगा। बैंक देखेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलके कैसे काम कर रहा है, मतलब 6 से 8 महिलाओं का जो ग्रुप है कैसे काम कर रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सब कुछ देखेगा। और कई बार ना यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। अलग से ग्रुप होते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। जैसे 6 से 8 महिलाएं हैं, अब इनमें से अगर एक महिला को लोन मिल रहा है ना, तो उसकी लायबिलिटी बाकी लोगों पर भी होगी अगर वो अपना लोन नहीं चुकाती है। अब इससे क्या होता है, बाकी लोगों का ना दबाव होता है उस मेंबर पर जिसने लोन लिया है कि आपको लोन वापस देना है, अदरवाइज हमें चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज लायबिलिटी हमारे ऊपर आएगी। तो ना वो महिला ज्यादा चांस है लोन चुका देगी, या फिर वो पर्सन जिसने लोन लिया है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में वो लोन चुका देगा, क्योंकि बाकी लोगों का दबाव रहता है। तो जब किसी प्रकार की कोलेटरल ना होना, अब देखो कोई चीज गिरवी रख दे तो बैंक को कोई दिक्कत ही नहीं है,
क्योंकि उसे डर है कि अगर मैंने लोन नहीं चुकाया तो जो भी चीज़ मैंने गिरवी रखी है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी या फिर लैंड, वो मेरी जब्त हो जाएगी। लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर लोग होते हैं उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, तो वहां पे ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप वाला जो कंसेप्ट है वो काम आता है। अब देखो हम माइक्रो फाइनेंस के बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं इसके बाद। क्रेडिट टू लो इनकम बोरोअर्स, कम इनकम वाले जो लोग हैं वो लोन ले सकते हैं माइक्रो फाइनेंस के थ्रू। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पुअर रीजन्स में यानी बैकवर्ड रीजन्स में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, उनको पैसा चाहिए कम अमाउंट में ताकि अपना बिजनेस खोल सकें या फिर एक्सपेंड कर सकें, तो उनको लोन मिल जाता है। नेक्स्ट, कोलेटरल फ्री लोन्स, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे लोन मिल जाता है माइक्रो फाइनेंस में। जिसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो वो पर्सन भी लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम जनरेशन। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो ये छोटे छोटे अमाउंट में लोन प्रोवाइड किया जाता है ना, तो इससे बहुत सारे लोग अपना नया बिजनेस ओपन कर लेते हैं, उनका घर का खर्चा चलने लगता है, उनका इनकम बढ़ जाता है, ये फायदा होता है। नेक्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मान लीजिए लोन मिलता है, माइक्रो क्रेडिट मिलता है। ज़्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो आपको पता है महिलाओं के हैं, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा होता है माइक्रो फाइनेंस का। यहां पर देखिए आप, नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम ने 119 लाख एसएचजीज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फायदा पहुंचाया है, जिसमें से 87% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो महिलाओं के हैं। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन। अब देखो नक्सल प्रभावित एरिया है, वहां पे नक्सलिज्म की वजह से कुछ लोगों का घर बार पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब नक्सलिज्म से प्रभावित लोगों को अगर माइक्रो फाइनेंस मिलता है, माइक्रो क्रेडिट मिलता है, तो फिर से वो अपना घर बसा सकते हैं, फिर से अपना काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस रिहेबिलिटेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। अब चूंकि देखो माइक्रो फाइनेंस रूरल एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करता है, तो इससे रूरल एरियाज में डेवलपमेंट आती है, वहां पे लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट है एनकरेज सेल्फ सफिशिएंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस उन लोगों को फंड्स प्रोवाइड करती हैं जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है। घूम फिर के वही पॉइंट आ रहा है, तो इससे रूरल एरियाज में भी एंटरप्रेन्योरशिप आती है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज निकल के आते हैं। सबसे लास्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, मतलब वैसे लोग जो कॉमर्शियल बैंक में नहीं जा सकते, मतलब जिनको माइक्रो फाइनेंस की सर्विसेज नहीं मिल पाती, तो वो शायद उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाता, वो अपना बैंक अकाउंट भी नहीं ओपन करवाते, क्योंकि यूजली प्राइवेट बैंक्स तो आपको पता है लिमिट रखते हैं, 1000 रुपए होना जरूरी है, 5000 रुपए होना जरूरी है, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट इतनी लगेगी, एटीएम से पैसे निकलवाओगे तो इतनी कॉस्ट लगेगी। तो गरीब लोग ये सब नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज के थ्रू उनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है फाइनेंशियल लिटरेसी। माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज होने के बावजूद बहुत से लोगों को ना पता नहीं होता इन सर्विसेज के बारे में कि ऐसी भी कुछ सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं, तो यूजली वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास जाते नहीं हैं। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू जनरेट फंड्स। अब देखो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अब वो नॉट प्रॉफिट होते हैं, उनका मनसा ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का की जो मनसा है, ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाना नहीं होता। अब चूंकि देखो पैसा कमाना उनकी मनसा नहीं है, तो वो पैसे लाएं कहाँ से लोगों को लोन देने के लिए? तो फंड्स जनरेट करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। जब वो फंड्स नहीं जनरेट कर पाएंगे तो फिर लोगों को, नीडी लोगों को लोन कैसे देंगे, माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे? नेक्स्ट है हैवी डिपेंडेंस ऑन बैंक्स। जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, बैंक से उधार लेते हैं अपना काम चलाने के लिए, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और ज़्यादातर इनको ना पैसा उधारी मिलता है प्राइवेट बैंक से, सरकारी बैंक से नहीं मिलता है। तो प्राइवेट बैंक से इनको जो पैसा उधार मिलता है वो कम ड्यूरेशन के लिए मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 2 साल के लिए। नेक्स्ट है वीक गवर्नेंस। अब देखो बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ना, इनका स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट नहीं होता, स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट नहीं होता, इस वजह से गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अब गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इस वजह से आसानी से लोन नहीं मिलता। प्राइवेट बैंकों को भी डर लगता है कि इनको लोन दे दिया तो खा जाएंगे, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनकी गवर्नेंस में, तो ये दिक्कत है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। अब कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, क्योंकि देखो इनको आसानी से फंड्स नहीं मिलते, इनको भी महंगे फंड्स उधारी पे लेने पड़ते हैं, तो फर्दर जो नीडी लोगों को ये लोन देते हैं ना, हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, तो गरीब लोगों को ना उतना ज्यादा इंटरेस्ट दे नहीं बनता, मतलब दिक्कत आती है उतना ज्यादा इंटरेस्ट देने में। नेक्स्ट है रीजनल इम्बैलेंस। अब देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो ग्रोथ है ना वो भी अनइक्वल है। कहीं कहीं पर आप देखोगे
जैसे साउदर्न स्टेट्स में ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो गरीब राज्य है ना, जैसे झारखंड, बिहार, यहां पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की संख्या कम है। जहां पर जरूरत है वहां पर संख्या कम है। अब क्या किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड की बात आती है। देखो, पिछले 20 सालों में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर काफी एक्सपेंड हुआ है, लेकिन अभी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जैसे वो लोन देते हैं बोरोअर को, सारी चीजें पहले से क्लियर कर दें उन लोगों को जिनको लोन दिया जा रहा है कि इतना इंटरेस्ट रेट आपसे लेंगे। कोई मतलब चोरी छुपे कोई कंडीशन से अप्लाइड ऐसा ना हो, पहले से पता हो बोरोअर को कि इतना इंटरेस्ट रेट आप पे चार्ज किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब नई नई ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, खास करके उन एरियाज में जो पुअर हैं, जो बैकवर्ड हैं, जहां पे अभी उनकी पेनिट्रेशन कम है। नेक्स्ट, जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं उसमें भी डाइवर्सिटी आनी चाहिए, जैसे क्रेडिट, सेविंग, रेमिटेंस, फाइनेंशियल एडवाइस, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे ट्रेनिंग, स्पोर्ट, मतलब प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी लाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रेडिट देने के माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, बाकी चीजों की ना हो, जैसे सेविंग अकाउंट की, इंश्योरेंस की, बाकी चीजों की भी प्रोडक्ट्स उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकें। सबसे लास्ट में, डिफरेंट सोर्स फॉर रेजिंग फंड्स। देखो, ऐसा ना हो ये सिर्फ बैंकों के ऊपर डिपेंडेंट रहे फंड्स जनरेट करने के लिए। इनका कुछ मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि सेल्फ सस्टेनेबल इनका बिजनेस हो, खुद से ही इनका बिजनेस चलता रहे। बेशक ये प्रॉफिट ज्यादा ना कमाए, लेकिन खुद से अपने ऑपरेशंस को सस्टेन कर सकें, ऐसा कम से कम इनका बिजनेस होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने ना बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बैलेंस डेवलपमेंट लाने में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाने में, समाज के सभी तबकों को डेवलपमेंट का फ्रूट मिले ये इंश्योर करने में। लेकिन अभी भी देखो माइक्रो फाइनेंस के जो फायदे हैं कुछ ही रीजन्स तक सीमित हैं, और बहुत सारे इश्यूज भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फेस कर रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस सेक्टर को अच्छे से रेगुलेट किया जाए और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अच्छे से इन जो समाज के वीकर सेक्शंस हैं उनको सर्व कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह अनाउंस किया था कि 2024-25 आते आते देश की इकोनॉमी का जो साइज है वो $5 ट्रिलियन का हो जाएगा। यानी 5 सालों के अंदर अंदर $5 ट्रिलियन की इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी। अभी हम इस टारगेट से काफी दूर हैं, बीच में कोविड भी आ गया, इसलिए पूरी तरह से तो सरकार को भी दोष नहीं दिया जा सकता। समय समय पर देखो ऐसे टारगेट जो हैं वो आते रहते हैं। जैसे कुछ समय पहले न्यूज आई कि यूके को रिप्लेस करके इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। एक लंदन बेस्ड सेंटर है, कंसल्टेंसी सेंटर यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, CEBR, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 2035 आते आते इंडिया की इकोनॉमी का साइज होगा $10 ट्रिलियन और इंडिया की इकोनॉमी 2037 आते आते वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इंडिया का एक इकोनॉमी से संबंधित न्यूज़पेपर है, उसने तो यह भी दावा कर दिया कि 2047 आते आते इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में ना इंडिया के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है। उसके ना बहुत सारे रीजंस भी हैं, तभी वो इंडिया के बारे में कई बार अच्छी कई बार खराब बातें बोलते हैं। क्योंकि देखो, इंडिया ना एक ऐसा देश है, मतलब ईस्टर्न रीजन में देखोगे ना, बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश, वो भी डेमोक्रेसी। इंडिया के आसपास क्या आपको कोई देश ऐसा दिखता है जो इतना बड़ा हो साइज में और डेमोक्रेसी हो? इंडोनेशिया है, लेकिन इंडिया का साइज, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, हर मामले में इंडिया इंडोनेशिया से बड़ा है। और दूसरा, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना वो काफी शानदार है। 200 साल तक अंग्रेजों ने इंडिया पर रूल किया, कॉलोनी बना के रखा, इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, बट जिस प्रकार से इंडिया ने बाउंस बैक किया और अब इतनी बड़ी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा इंडिया का मार्केट है, इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के प्रति अट्रैक्ट होती हैं। इसी वजह से इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती रहती हैं। राइटर कहते हैं, देखो चलो एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि इंडिया ये टारगेट अचीव कर लेगा कि 2037 आते आते इंडिया की इकोनॉमी का साइज $10 ट्रिलियन। हालांकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस टारगेट को अचीव करना है तो इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि $10 ट्रिलियन की इंडिया की इकोनॉमी हो गई 2037 आते आते। बट आप एक बात बताइए, अभी क्या
इतनी ग्रोथ रेट से जब इंडिया आगे बढ़ेगा तो क्या वो ग्रोथ रेट बैलेंस्ड होगी या फिर इकोलॉजी को नुकसान नहीं पहुंचेगा जब इतनी हाई ग्रोथ रेट हम इंश्योर करेंगे? राइटर इन्हीं दो चीजों पे फोकस करते हैं, एक ग्रोथ रेट का बैलेंस होना, राइटर ना अनएम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। राइटर बोलते हैं देखो ग्रोथ रेट इंडिया की हाई हो ये अच्छी बात है लेकिन बैलेंस्ड भी होनी चाहिए। इस साल के बजट में मुश्किल से एक दो बार हमारी वित्त मंत्री ने अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में जो मेल अनएम्प्लॉयड हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। 2016 में जितनी एम्प्लॉयमेंट थी उतनी एम्प्लॉयमेंट आज के समय में नहीं है, लेकिन इन चीजों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एड्रेस करना है। देखो एग्रीकल्चर में आज के समय में हमारे देश की 50% जनता काम करती है, अगर उनको वहां से बाहर निकालना है ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी है। आईटी सेक्टर एक्सपेंड होता है तो उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अभी लोग लगे हैं वो अनस्किल्ड हैं, उनको आप आईटी सेक्टर में एडजस्ट नहीं कर सकते, उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन उतना तेजी से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपेंड नहीं हो रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपेंड होने के लिए ना डिमांड चाहिए। डिमांड कब होगी? डिमांड देखो जब पैदा होगी जब लोगों के पास में ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। अभी ना इतनी ज्यादा फूड इन्फ्लेशन है, खाने पे लोग इतना पैसा खर्चा कर देते हैं कि उनके पास और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें खरीदने के लिए पैसा रहता ही नहीं है। लेकिन सोच के देखिए अगर फूड इन्फ्लेशन कम हो, जो चीज आज खाने की 100 रुपए में मिलती है मान लो वो 80 रुपए मिले, 70 रुपए में मिले, तो बाकी 20-30 रुपए जितने बचेंगे वो एक्स्ट्रा कोई पर्सन खर्च करेगा दूसरी चीजों को खरीदने के लिए। इसी से तो डिमांड प्रोड्यूस होगी। तो महंगाई को एड्रेस सरकार करे तब जाके डिमांड प्रोड्यूस होगी, तब जाके चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, तब जाके एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स मिलेंगी। अब इसके बाद बात करते हैं राइटर इकोलॉजी की। अब देखो इतना सरकार हाईफाई ग्रोथ सुनिश्चित करना चाहती है, अब आपको भी पता है इसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना होगा। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी इनमें पीछे नहीं है, अलग अलग जगह पे हाईवेज बनवाना, रोड बनवाना, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, चाहे उसके लिए पेड़ों को काटा जाए, इकोलॉजी को नष्ट किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती। बट देखो इसका फिर गंभीर परिणाम विभिन्न सरकारों को भुगतना पड़ता है। जैसे केरला की सरकार ने भुगता, वहां पे 2 साल तक लगातार फ्लड्स आई। अभी उत्तराखंड में आप देख लीजिए जोशीमठ की जो जमीन है वो खिसक रही है। तो ऐसी ग्रोथ का क्या मतलब जिससे कि लोगों को जो लाइवलीहुड है वो प्रभावित हो, पेड़ों को काटा जाए, इकोलॉजी पूरी तरह से नष्ट हो, क्लाइमेट चेंज हो जाए, वेदर फेनोमेनन इरेगुलर हो जाए, तो ऐसी ग्रोथ का क्या मतलब? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लास्ट में राइटर एक चीज बोलते हैं, देखो ये बात सच है इंडिया में गरीबी काफी ज्यादा है, पॉवर्टी का बैकलॉग है इंडिया में, और इसके लिए हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाहिए। बट देखो ग्रोथ रेट ऐसी होनी चाहिए जो सबको साथ लेके चले, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जिससे इकोलॉजी नष्ट ना हो। ग्रोथ रेट ज्यादा हो जरूरी है, लेकिन ग्रोथ रेट बैलेंस्ड भी होनी चाहिए, ग्रोथ रेट इक्विटेबल भी होनी चाहिए, उसका लाभ सभी वर्गों को मिले। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब लास्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया फ्रांस रिलेशंस से संबंधित है। देखो अब ना 26 जनवरी को ना इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश हुए 25 साल पूरे हो गए। 1998 में इंडिया और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी। राइटर कहते हैं देखो हर प्रकार के समय को इंडिया और फ्रांस ने मिलकर झेला, और आज दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है। दोनों देशों की जो वैल्यूज़ हैं सेम है, दोनों देश चाहते हैं टेररिज्म खत्म हो, दोनों देश डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में विश्वास करते हैं, दोनों देश चाहते हैं वर्ल्ड में पीस आए, स्टेबिलिटी आए, दोनों देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी चाहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है इंडिया चाहता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट संबंधित फैसले खुद ले सके फॉरेन पॉलिसी में, फ्रांस भी यही चाहता है। और ऐसे कोई बड़े इशू है नहीं जहां पर दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा डिसएग्रीमेंट आता हो। बेशक देखो यूक्रेन रशिया वार पर दोनों देशों की जो राय है वो अलग अलग है, लेकिन सहमति है दोनों देशों के बीच में कि हाँ कि वार जल्दी खत्म होना चाहिए। लेकिन फ्रांस इस बात को समझता है कि उसके रशिया के साथ डिफेंस रिलेशन है, और देखो दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति है ना, उनकी अभी भी रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत होती है, और ये अपने आप में आज के समय में रेयर है। फ्रांस इंडिया का की ट्रेडिंग पार्टनर यानी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में इमर्ज होकर आया है। 2021-22 के रूप में दोनों देशों के बीच में एनुअल ट्रेड था $12.42 बिलियन,
और फ्रांस आज के समय में इंडिया में 11वें नंबर पे सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। अप्रैल 2000 से लेकर जून 2022 के बीच में फ्रांस ने इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में $10.31 बिलियन की, जो कि इंडिया में आने वाली टोटल एफडीआई का 1.70% है। इसके अलावा देखो, फ्रांस इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है। 2017 से 2021 के बीच में सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है रशिया के बाद। और आपको पता है 36 राफेल फाइटर जेट इंडिया ने फ्रांस से परचेज किए हैं। फ्रांस की एक फेमस सबमरीन है स्कॉर्पियन सबमरीन इंडिया में डेवलप होगी। 2005 में इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी देगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने हाल ही में एयरबस, जो फ्रांस की एक कंपनी है, एयरबस के साथ में एग्रीमेंट साइन किया C-295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए गुजरात के वडोदरा में। अब देखो, जल्द ही यहां पर दूसरे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, जैसे सिविलियन एयरक्राफ्ट या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। जॉइंट एक्सरसाइजेज काफी होती हैं इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री के बीच में, जैसे वरुणा नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ा एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज है। दोनों देशों के बीच में देखो, डिफेंस रिलेशनशिप के मजबूत होने का स्कोप इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि फ्रांस इस बात को समझता है और सपोर्ट करता है कि इंडिया चाहता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बने, और फ्रांस इस मामले में इंडिया की मदद करना चाहता है। फ्रांस देखो वो देश है जिसने सबसे पहले इंडिया के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। 1998 के बाद में इंडिया के ऊपर ना काफी सारे सैंक्शंस लगे थे। फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने इंडिया की मदद की, इंडिया के साथ उसमें कोऑपरेट किया और आइसोलेट इंडिया को ज़्यादा नहीं होने दिया। फ्रांस हमेशा से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप की वकालत करते आया है। इवन एनएसजी की मेंबरशिप में भी फ्रांस इंडिया का सपोर्ट करता है। क्लाइमेट चेंज के मामले में दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टैब्लिश किया 2015 में। और देखो, इंडियन ओशन में ना फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड्स हैं, तो इंडियन ओशन में फ्रांस का भी इंटरेस्ट है और इंडिया का तो इंटरेस्ट है ही। परंपरागत रूप से इंडिया का डोमिनेंस रहा है इंडियन ओशन में। तो 2008 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आए थे ना, तो दोनों देशों ने जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन को लॉन्च किया। मतलब दोनों ने मिलकर ये जॉइंट विजन लॉन्च किया। दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं इंडियन ओशन में। दोनों चाहते हैं कि चाइना जो डिसरप्टर बनना चाहता है इंडियन ओशन में, अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता है, ऐसा ना हो। दोनों देश यहां पर फ्रांस और इंडिया मिलकर यहां पे जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं इंडियन ओशन में। इसी से पता लगता है कि दोनों को लगता है कि हमारे जो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो सेम हैं। इसके अलावा देखो, 3 देशों ने मिलकर, जिसमें इंडिया है, फ्रांस है और यूएई है, यहां पर देखो यूएई, 3 देशों ने मिलकर इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड इस्टेब्लिश किया। यूएई के साथ मिलकर यह फंड इस्टेब्लिश किया। मकसद देखो ये था, अब आपको पता है इंडियन ओशन रीजन में चाइना जो है अपनी बिल्कुल डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सस्ते दामों में विभिन्न देशों को लोन देके, ताकि उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाया जा सके। और कई सारे देश तो डेट ट्रैप में भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका। तो अगर ये 3 देश मिलके, जैसे इंडिया, यूएई और फ्रांस मिलके इंडियन ओशन में आने वाले देशों को लोन देते हैं ना, तो चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोका जा सकता है। तो ये मकसद है इस फंड को इस्टेब्लिश करने का। तो इस प्रकार से हमने इंडिया और फ्रांस रिलेशंस को डिटेल से समझा और हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है।